हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, आज आप लोग को कुछ मैं आज आपको नया पढ़ाने जा रहा हूँ। नया पढ़ाने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। थोड़ा मैं आज सोच रहा हूँ अपने बारे में आपको बताऊं, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अभी मैं किस किस स्टेप पे हूँ, क्या क्या पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। सारा पहले हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। आप लोग को पता है कि मैं अभी ऑनलाइन आपका चैनल जो है उड़ान एजुकेशन एकेडमी, इसमें आपको क्लास दे रहा हूँ, जिसमें आपको सभी प्रकार का क्लास मिल रहा है। और मेरा ऑफलाइन ब्रांच उड़ान +2 एकेडमी पिपरा बाजार सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, आप लोग को पता है। और यदि बात करें आप, हम पढ़ाने के साथ साथ हम खुद अपना तैयारी भी कर रहे हैं, हम खुद भी पढ़ रहे हैं। यदि आपके मन में आ रहा होगा सर कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो अभी हम ITI कर रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट ITI कॉलेज सुपौल बिहार है, उसमें हम अध्ययनरत हैं, जिससे मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बस फाइनल ईयर में हूँ। इस बार क्लियर 2 महीना बाद मेरा क्लियर होने वाला है मेरा अभी। चलिए देखिए, अब बात ये है कि मैं कॉलेज में हूँ। आप लोग को यदि पता होगा कि ITI में आपका जो है 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा सब्जेक्ट? एक आपका थ्योरी पेपर, एक आपका ड्राइंग। 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चा का प्राय यदि बात करें तो यही 2 पेपर आपका वीक रह जाता है। प्राय बच्चा का हम देखते हैं, जहां तक हम भी कॉलेज करते हैं, हम भी अपने दोस्तों लोग के साथ देखते हैं, तो बच्चा का यही वीक रह जाता है। और बच्चा इससे बहुत भागता है, सोचता है कि किसी तरह से हम ITI में पास कर जाए। लेकिन आपका यदि ट्रेड पेपर वीक रह गया तो आप अच्छा ITI कर का ITI आप कर जॉब के लिए। प्राय बच्चा का 99% होता है कि उनको जॉब हो जाए, चाहे जो भी सेक्टर में हो जाए, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्योंकि आजकल यदि बात किया जाए, अभी खास करके हमारे बिहार की बात किया जाए, सक्सेस का दूसरा नाम आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। जिसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा वो सक्सेस है। अदर सेक्टर में आप कितना भी सक्सेस है तो आप सक्सेस नहीं आपको मानेगा। आज का समाज जो है, आपको यदि गवर्नमेंट जॉब छोटा सा भी मिल गया तो आपको वो सक्सेस मानेगा। तो और यदि आपको ITI करके यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपका थ्योरी पेपर बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन बच्चा का क्या होता है, प्राय थ्योरी पेपर क्या होता है, वीक रह जाता है। तो आप लोग को पता है कि मेरा जो ऑफलाइन ब्रांच है उसमें मेरा इंटरमीडिएट का बैच चलता है, कंपटीशन का बैच चलता है, जैसे रेलवे, बिहार पुलिस, ये सब मेरा बैच अभी चल रहा था। लॉकडाउन के कारण अभी बंद है क्लास। उसके बाद मेरा हर एक साल ITI पॉलिटेक्निक का क्लास चलता है, एंट्रेंस के लिए हर एक साल क्लास चलता है, जिसमें बहुत सारा छात्र छात्रा रिजल्ट लेता है और तरह तरह का कॉलेज में जाता है। कोई जाता है पॉलिटेक्निक में, तो कोई जाता है आपका ITI में। तो बात ये है कि मेरा कुछ स्टूडेंट लोग से मेरा बात हुआ लॉकडाउन में, वो सब बच्चा से कहना है कि सर आप जो है हम लोग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग का कॉलेज भी बंद है। थोड़ा कॉलेज में हो सकता है सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सब तरह का कॉलेज में है, सब कॉलेज में एक तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप थोड़ा सा हम लोग का थ्योरी पेपर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो हम लोग के साथ कुछ हो सकता है। तो हमको भी लगा कहीं न कहीं बच्चा के बात में कुछ तो दम है। कहीं के बच्चा बहुत उम्मीद लगा के हमको बोला है। जब ये बात कुछ बच्चा बोला तो कहीं के बहुत उम्मीद लगा के बोला। तो वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम सोचे चलो कुछ देखते हैं। तो फिर हम सोचे ऑफलाइन तो स्कूल है नहीं, तो जब ऑनलाइन आपका हर एक प्रकार का क्लास इस पे हम डाल रहे हैं, 10th का डाल रहे हैं, 12th का डाल रहे हैं, एंट्रेंस के लिए डाल रहे हैं, ITI पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का डाल रहे हैं, जब सबका डाल रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट कर देते हैं। बच्चा का ट्रेड पेपर भी उठा के डाल देते हैं। अब ट्रेड पेपर, मेरा तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो हम इलेक्ट्रीशियन ही डाल सकते हैं। ऐसा आप कहिएगा सर क्या फिटर है, या मेरा डीजल मैकेनिक है, मेरा मैशनिस्ट है, वो सब का तो वो सब तो भाई मेरा है नहीं। मेरा जो है हम उसी का हम डाल सकते हैं। तो फिर हम आपका प्लान हम बनाए हैं कि आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आपका हम क्लास आज से आपका इस चैनल पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखिए होता क्या है कि आप यदि YouTube पे देखिएगा या कहीं देखिएगा, प्राय क्या होता है कि आपको क्लास तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा चैनल मिलेगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको एक कंटिन्यू नहीं मिलेगा। क्या होता है, टीचर लोग को जो टॉपिक उसको अच्छा लगता है टॉपिक पढ़ा देगा, जो गड़बड़ लगा उसको छोड़ देगा, बच्चा बीच में मारा चला जाता है। लेकिन हम जो आपका क्लास लेंगे, एक एक टॉपिक को डील करेंगे, एक एक स्टेप को डील करेंगे, एक एक चीज को आपको समझा के चलेंगे, कोई चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो आज से हम प्लान बनाए हैं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, आपको मेन मुद्दा भी बताते हैं कि आपसे हम प्लान बनाए हैं कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का हम क्लास लेंगे, बिल्कुल फ्री में क्लास डालेंगे, कोई इसका आपको चार्ज नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का हम क्लास डालेंगे। मेरा आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सभी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, दूसरा बना देंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर।
तो आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्लास डालेंगे, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का क्लास डालेंगे। और आज आपका हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्लास लेंगे। आज आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक चीज को बताएंगे, क्योंकि आईटीआई जो आपका है 10th लेवल का चीज है। और जो बच्चा 10th करके आता है, 10th करके आता है तो अचानक आपको हाई लेवल से उठाएंगे तो फिर 12th वाला बच्चा को मान लेते समझ आ जाएगा, ग्रेजुएशन वाला को समझ में आ जाएगा क्योंकि पहले 12th में पढ़ा होगा, लेकिन 10th वाला बच्चा बाउंस कर जाएगा। इसलिए हम नजरिया लेके चलेंगे 10th वाला बच्चा, कि हमारा 10th वाला बच्चा को दिक्कत है। 10th वाला बच्चा हमारे लिए समझ रहा है तो समझेंगे मेरा आगे का टोटल बच्चा समझ रहा है। आज हम 10th वाला को लेके चलेंगे। आज आपको हम इलेक्ट्रीशियन पेपर का एक बिल्कुल बेसिक सा चीज, पहले चार्ज बताएंगे, थोड़ा सा परमाणु के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब ये आपको नहीं आपको समझ में आएगा तो फिर आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आने वाला है। जब क्योंकि आपका छोटा छोटा टर्म यदि समझ जाइएगा, आगे चल हम मशीन पढ़ाएं या आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ाए या आपको हम कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको बेसिक से आज हम बताने वाले परमाणु के बारे में बताते हैं, उसको आप लोग समझिए। फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन बताएंगे, फिर ये सब आपको बताएंगे, फिर दे देते हम चार्ज पे चलेंगे। आज हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में चार्ज को बिल्कुल कंप्लीट कर दे आप, जिससे आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका देखिए होता है क्या। आज तो इसे आपको हम आवेश के बारे में बताते हैं, आवेश यानी कि आपका चार्ज के बारे में बताते हैं। लेकिन चार्ज को समझने से पहले आपको पहले परमाणु के बारे में समझना पड़ेगा। हो सकता है बहुत समझते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी समझते होंगे। असल बेसिक छोटा मोटा चीज आपको परमाणु के बारे में बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। यदि हम बात करते हैं पदार्थ का, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसके अणु कहते हैं। अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब एटम की यदि बात करते हैं, एटम का आकार कैसा होता है, एटम का आकार बिल्कुल गोल होता है। एटम का आकार कैसा होता है, तो बिल्कुल गोल होता है। इसके बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों क्या होता है, तो कक्षा होता है। क्या होता है, नाभिक के चारों कक्षा होता है। अब हम बात करेंगे परमाणु का मौलिक कण यानी मूल कण क्या है। 3 आपके पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। पहला आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आपके हो गए प्रोटॉन, तीसरे आपके हो गए न्यूट्रॉन। ये इस तरह से आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। अब हम बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो ये आपके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके कक्षा में होते हैं, कक्षा में आपका चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु में नाभिक कितने होते हैं, परमाणु नाभिक 1। कक्षा कितने होते हैं, कक्षा आपके 1 से लेकर 7 तक होते हैं। कितने होते हैं, 1 से लेकर 7 तक। इसमें आपको ज्यादा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, आपको मोटा मोटा चीज। आपको यदि देखना है पूरा डिटेल परमाणु का, तो आप मेरा केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का मिल जाएगा वीडियो, जो है पूरा डिटेल है। आज आपको बताए हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो ये आपके नाभिक में होते हैं, नाभिक में बिल्कुल अस्थायी होते हैं। अब यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस 3 चीज का आपको मेन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इन तीनों का आपका कुछ मास होगा, इस तीनों का आपको मास बताते हैं, यानी कि द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आपका मास कितना होता है, इसका होता है 9.1 × 10⁻³ kg। चलिए अब यदि हम बात करते हैं मास यानी कि आपका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.672 × 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 × 10⁻27 kg। ये आपका मास हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। हम बताएंगे आवेश क्या है आपका, आवेश के बारे में हम जस्ट बताएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए, फिर आगे आपको हम बताएंगे आवेश क्या होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार की आवेश नहीं होती है, ठीक है। अब इस पे आवेश की मात्रा कितना, हम कहेंगे कोई वस्तु में द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान
ठीक उसी प्रकार कोई ऋण आवेशित है, कितना ऋण आवेशित है, कितना धन आवेशित है, अब आपको वो हम बताने जा रहे हैं। चलिए वो हम पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश को जो मापेंगे, आवेश को किस में मापेंगे, कूलम में मापेंगे। जिस तरह से हम द्रव्यमान को किस में मापेंगे, केजी में मापेंगे, ठीक इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको किस में मापेंगे, उसको हम कूलम में मापेंगे। और उसके बाद प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, उतना ही होता है लेकिन प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं होती है। आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं होती। आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित। और समझ में आया आप लोग को, धन में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं होती है। चलिए इतना हम लोग समझे। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई भी परमाणु इसकी संख्या क्या होती है। कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। चाहे आपका कोई भी परमाणु हो, कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट का एटम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब हम बात करेंगे, यदि कोई परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना प्रोटॉन, यानी जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, जितना आपका धन है उतना ऋण है, यानी कि दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 0। हम कहेंगे 10 रुपया जीत गए, फिर 10 रुपया हार गए, यानी कि एक बार 10 प्लस में, एक बार 10 माइनस में, दोनों मिलकर क्या, टोटल 0। ठीक उसी प्रकार परमाणु में जितना धन आवेशित है उतना ऋण आवेशित है, टोटल क्या है, टोटल 0 है, यानी उदासीन है। यानी कि आपसे कोई पूछे परमाणु क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्या है परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु जो आपका होता है उसमें जितना धन आवेश होता है उतना ऋण आवेश होता है, इसलिए परमाणु कैसा होता है, परमाणु आपका उदासीन होता है। आप लोग इसको समझ में आया होगा परमाणु किस तरह से उदासीन होता है। चलिए आप लोग इसको समझिए। अब हम आगे आपको चार्ज पढ़ेंगे, चलते हैं तब वहां पे और आपको समझाते हैं। चलिए अब आपको हम चार्ज के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप जब तक चार्ज को नहीं समझिएगा तब तक आप इलेक्ट्रिक करंट को नहीं समझ पाइएगा। इसलिए पहले आपको हम चार्ज के बारे में समझाने जा रहे हैं कि चार्ज आखिर होता क्या है। चार्ज आपका किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टी है, एक प्रकार का गुण है। ठीक जिस तरह द्रव्यमान किसी पदार्थ का गुण होता है, उसी प्रकार चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण है, जिसके कारण से वह विद्युत बल का अनुभव करता है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यदि हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, सबसे पहले कौन बताए थे। चार्ज का कहानी आज का नहीं है, बहुत पुराना कहानी है। यानी कि हम बात करें आज से 2500 साल पहले, यानी कि 500 से 600 ईसा पूर्व की यदि हम लोग बात करते हैं, 500 से 600 ईसा पूर्व का यदि हम बात करते हैं, उस टाइम में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम क्या है, थेल्स है। जिसका नाम क्या है आपका, थेल्स है। इन्होंने क्या किए थे, कांच का छड़ लिए थे। क्या लिए थे, कांच का छड़ लिए थे और रेशम का कपड़ा, आप जानते होंगे रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा, तो उनको रगड़िए थे। उसके बाद क्या हुआ, कांच की छड़ को यदि वो कहीं ले जाते थे, यानी कोई कागज का टुकड़ा के पास, तो क्या होता था, कागज का टुकड़ा का अट्रैक्शन होता था। तो फिर वो सोचे क्या बात है कि यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि उसको आकर्षण हो रहा है, चिपक जा रहा है। फिर वो बहुत सारा शोध किए, लेकिन फिर भी उतना सटीक उस टाइम में जानकारी नहीं मिल पाया। तो और इसको आगे ले गया और एक्सपेरिमेंट आगे गया और आगे एक्सपेरिमेंट गया, तो बहुत 100 दशक के बाद, ठीक है, बहुत यानी कि शताब्दी के बाद कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन आप लोग का नाम सुने हैं, सुने हैं इसका, नहीं सुने होंगे तो थोड़ा समझिए। आपका अमेरिका का आप लोग डॉलर देखे होंगे, तो डॉलर जिस तरह से हम लोग का इंडिया का जो रुपया होता है, उसका नोट पे आप देखिएगा महात्मा गांधी का फोटो रहता है। आप डॉलर पे देखिएगा किसी महान शख्स का फोटो रहता है। उस महान शख्स कौन है आपको पता है, वो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये महान से बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे,
स्वतंत्रता सेनानी, अमेरिका का जब स्वतंत्रता मिला तो उसमें बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसलिए उनका सम्मान में, उनका रिस्पेक्ट करते हुए डॉलर पे उनका फोटो दिया गया। यदि हम बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो आपका स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने ही चार्ज को आगे चल के और बढ़िया से डिस्कवर किया। चार्ज के बारे में बताए, चार्ज जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक आपका धन आवेश होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, एक आपके ऋण आवेश होते हैं, एक आपके ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश को क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज कहेंगे, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहेंगे। यानी कि आपका चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक आपके धन आवेश, एक आपका ऋण आवेश। चार्ज आपका दो प्रकार का होगा और क्वेश्चन आता है धन आवेश और ऋण आवेश, ये आपका चार्ज दो प्रकार के। इनके बारे में सबसे पहले कौन बताए? सबसे पहले आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए। कौन बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए। ये आपका जो क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा लंबा नहीं कर रहे। यदि हम लोग बात करें कि ये चार्ज जो होता है, चार्ज आपका छोटा सा क्लास नहीं होगा, ये आपका एक ब्रह्मंच फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका 12th में आप पढ़े होंगे। 12th में आपका फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने के लिए। वहां यदि उस क्लास यदि मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वहां भी यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज के बारे में पढ़ाते हैं, कम से कम यदि शॉर्टकट करेंगे तो 2 महीना का क्लास जाएगा, इतना लंबा क्लास जाता है। ये आपका छोटा सा नहीं है, लेकिन आपको हम ज्यादा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आपका चार्ज बहुत कम है पढ़ने के लिए। मेन आपका गतिशील आवेश विद्युत धारा है पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपको, फिर मजा नहीं आएगा विद्युत धारा पढ़ने में। इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता के एक लेक्चर में इसको कोशिश करेंगे हम कंप्लीट कर देने का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत धारा से कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो आवेश होता है, आवेश आपके दो प्रकार के, धनावेश और ऋण आवेश। और आवेश के टाइप के बारे में कौन बताए थे? टाइप के बारे में आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। अभी हम जस्ट आपका क्वेश्चन पीछे हम बताए थे आपको कि थिल साहब जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या किए थे? कांच का छड़ लिए थे और इधर से वो रेशम का वस्त्र लिए थे, दोनों को रगड़े थे। दोनों को रगड़ने के बाद उसमें क्या होता था? आकर्षण का गुण आता था। यानी कि एक धनावेशित हो गया, एक ऋणावेशित हो गया। धन आवेशित कौन हुआ? धन आवेशित कौन हुआ? तो कांच का छड़ हमारा धनावेशित हो गया और जो हमारा रेशम का वस्त्र था वो हमारा क्या हो गया? रेशम का वस्त्र हमारा ऋण आवेशित हो गया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, जब कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो कौन सा धन आवेशित होता है? याद रखना है, कांच की छड़ क्या होता है? धन आवेशित होता है और रेशम का वस्त्र क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कभी कभी ये भी आ जाता है कि एवोनाइट का छड़ को यदि हम बिल्ली की खाल के साथ रगड़ेंगे तो कौन सा धनावेशित होगा, कौन सा ऋण आवेशित होगा? जब हम एवोनाइट का छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट का छड़ क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पे छड़ क्या हो रहा है? ऋण आवेशित हो रहा है। अब बिल्ली का खाल क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? थिल्स के टाइम में किया गया था। इसको याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन इससे भी पूछ दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं आवेश के उत्पन्न के प्रकार, यानी आवेश को कितने तरीका से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे भी हम देखे थे कि दो वस्तु को, यानी कि हम क्या किए थे? एवोनाइट की छड़ और बिल्ली का खाल, दोनों को हम क्या किए थे? रगड़े थे, तो आवेश जनरेशन हुआ। ठीक उसी प्रकार कितने तरीका से, एक तो हमारा ये तरीका होगा, इस प्रकार से कितने तरीका से आवेश का हम जनरेशन कर सकते हैं। तो आवेश का जनरेशन का पहला आपका घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। घर्षण द्वारा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम लोग बिल्ली की खाल और एवोनाइट का छड़ दोनों को घर्षण कर रहे थे। घर्षण के कारण आवेश का जनरेशन हुआ। एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, तो इससे क्या हुआ? आवेश का जनरेशन हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है किसके द्वारा? तो नेक्स्ट आपका होता है चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। यानी कि आवेश का जनरेशन हुआ, लेकिन किसके द्वारा? चालन द्वारा। चालन द्वारा देखिए कैसे होता है। जैसे क्या करेंगे, एक रड है, ये हमारा आवेशित है, ये हमारा कैसा है? आवेशित है। तो इसको हम क्या करें? एक उदासीन, एक छड़ क्या है? उदासीन। इसको हम क्या करेंगे? कंटेक्ट में ला देंगे। दोनों को कंटेक्ट में लाने के क्या होगा? इससे आवेश इस पे चला जाएगा, कुछ मात्रा, यानी कि सारा चला जाएगा, कुछ मात्रा जाएगा, जिससे क्या होगा? ये हमारा आवेशित हो गया। यहाँ पे आवेश चल के गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको चालन द्वारा कहेंगे। क्या कहेंगे? चालन द्वारा कहेंगे। अब हम तीसरा तीसरा हमारा क्या था? घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, और तीसरा हमारा था प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा।
प्रेरण द्वारा, यहाँ पे समझते प्रेरित हो रहा है, यहाँ पे प्रेरित, प्रेरण द्वारा प्रेरित, जैसे मान लीजिए हम स्वामी दयानंद से प्रेरित हो गए, ठीक उसी प्रकार ये क्या हुआ कि दूसरे को आवेशित देखा, खुद भी प्रेरित होकर आवेशित हो गया। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा एक आवेशित था, एक अनावेशित था। जब आवेशित कोई वस्तु होती है उसके चारों एक प्रकार का फील्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके चारों मान लीजिए आवेशित, इसके चारों फील्ड होगा, इस फील्ड में क्या हुआ बेचारा ये अनावेशित आया, जिस कारण ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा आवेशित हो गया। तो इस तरह से जो आवेशित हुआ है, प्रेरित हो गया, आवेशित हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा कहेंगे। कैसे कहेंगे, प्रेरण द्वारा कहेंगे। इसका बहुत सारा लंबा कहानी है, इसको शॉर्टकट में आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको सिलेबस में इतना है नहीं पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में दिएगा ये आपका उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला हमारा घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा में क्या होता है, दो वस्तु को जब घर्षण करते हैं तो उससे क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे पे जाता है। और हाँ एक चीज और हम लोग याद रखेंगे कि कब वस्तु धनावेशित होगा, मान लो दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया, कौन सा धनावेशित होगा, कौन सा ऋणावेशित होगा। इलेक्ट्रॉन इससे निकला, जितना इसमें प्रोटॉन था उतना न्यूट्रॉन था, यानी जितना प्लस आवेश था उतना इस पे क्या था कि ऋण आवेश, ऋण आवेश था। तो यदि ऋण आवेश निकल गया, यानी प्रोटॉन की मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया, धनावेश बढ़ गया, यानी कि आपका धनावेशित हो जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यानी कि इस पे ऋण आवेश बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश, यानी कि ऋण आवेश बढ़ गया, यानी ये क्या हुआ, ऋण आवेश हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो वह धनावेशित हो जाता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वह ऋण आवेशित हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल छोटा छोटा फंडामेंटल पॉइंट सब है, इसको बिल्कुल जीप के याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और टॉपिक। चलिए अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखते हैं आवेश के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। पहला हम नोट पॉइंट जानेंगे कि आवेश कैसी राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है, कंजर्व्ड, यानी कि हमारा संरक्षित राशि है। इसको संरक्षित यानी कि जिस तरह से ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, उसी प्रकार से आवेश क्या है, एक प्रकार का संरक्षित राशि है। जिस तरह से द्रव्यमान हमारा संरक्षित राशि है, ठीक उसी प्रकार ये हमारा आवेश भी संरक्षित राशि है। सेकेंड हम बात करेंगे आवेश कैसी राशि है। आवेश बड़ा क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत कैसी राशि है, तो क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का यदि हम बात करेंगे तो क्वांटीकृत का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेशन, इसको काउंट किया जा सकता है। जैसे हम बात करेंगे, अब चीनी का दाना है तो इसको काउंट कर सकते हैं क्या, दूध को कभी काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस तरह से इसको काउंट किया जा सकता है। काउंट किस तरह से, आप Q बराबर N फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में, यानी कि आपका E क्या, E आपका एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। N क्या है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हम बात करें कोई भी परमाणु, कोई भी वस्तु पे आवेश जो होगा, ये फंडामेंटल यूनिट यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण संख्यात्मक गुणज होगा। पूर्ण संख्यात्मक गुणज का मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, यानी कि पूर्ण संख्या में चलेगा। कभी भी 10.5 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, 2.5 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हमेशा पूर्ण संख्या में, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन, चाहे 12 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अब हम बात करेंगे, इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्वांटिकृत यानी क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका हम समझिए क्या है, तीसरा एक योज्य है। योज क्या होता है, योज का मतलब मान लीजिए 3 वस्तु, एक वस्तु पे +2 कूलम आवेश है, दूसरा पे कितना है तो 10 कूलम आवेश है, तीसरा पे कितना है, ये भी आपका मान लीजिए माइनस में, तीसरा पे क्या है -6 कूलम आवेश है। कहेंगे टोटल आवेश था, टोटल जुड़ गया 16, माइनस में 16 प्लस में 2, यानी कि -14 कूलम टोटल हो गया। यानी इसको हम जोड़ सकते हैं, योज है ये, इसको हम जोड़ सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते क्या होता है, सॉरी तीसरा है चौथा। अब आप यदि हम चौथा पे बात करते हैं, कोई भी वस्तु पे आवेश का सॉरी आपको आवेश का SI यूनिट वगैरह हम आपको नहीं बताए, यानी SI यूनिट, आवेश को किसमें मापेंगे, तो आवेश का SI यूनिट क्या होता है, आवेश का SI यूनिट कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। इसका CGS, इसको C से सूचित करेंगे। CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट, इसका CGS यूनिट आपका इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट यानी ESU।
और हम बात करेंगे इसका सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा यूनिट याद रखिएगा, फैराडे, FARADE। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता है, बहुत बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, ऑफलाइन क्लास में प्राय बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि ये फैराडे जो होता है, फैराड, ये दो अलग अलग चीज है। फैराडे जो है विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और फैराड जो होता है वो कैपेसिटी यानी विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस जिसको कहते हैं, उसका मात्रक होता है। इसलिए फैराडे और फैराडे में अंतर समझ के आप लोग चलिएगा। तो फैराडे क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। और एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। इसको याद रखिएगा। और आपका एक कूलम बराबर कितना? ESU। एक कूलम बराबर कितना होता है? एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU होता है। ये सब डाटा को बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल जीपी, जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको भारी लगेगा। और चौथा तीसरा पॉइंट आपको बताए थे हम कि ये कैसी राशि, एक योज्य राशि, इसको जोड़ा जा सकता है। और आपका चौथा पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसको हम, अच्छा मान लीजिए कोई चीज को मापेंगे, जैसे आर्द्रता को मापते हैं, घनत्व को मापते हैं, जैसे को मापने का यंत्र होता है, आपको पढ़े हैं, जैसे द्रव्यमान को मापना, द्रव्यमान को किससे मापेंगे? तराजू से मापेंगे ना। ठीक उसी प्रकार यदि कोई वस्तु पे आवेश है तो उसको किससे मापेंगे? कौन सा यंत्र से मापेंगे? इसको याद रखेंगे हम लोग, इसको इलेक्ट्रोस्कोप, किससे? इलेक्ट्रोस्कोप किससे मापेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप से मापेंगे। कोई भी वस्तु पे हमारा चार्ज है, चार्ज की कितनी मात्रा है, उसको किससे मापेंगे? उसको इलेक्ट्रोस्कोप से मापेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको हम समझा रहे हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मजाक में। आगे चल के मेरा जो लेक्चर आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट, वायरमैन का स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। और हम कोशिश करेंगे, मेरा सेकंड ईयर का जो क्लास आएगा, हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को उठाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रिशियन में पढ़ने के लिए है और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी फायदा कर जाएगा। हम कोशिश करेंगे सेकंड ईयर का मेरा जो प्लेलिस्ट में पहला जो आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको उठाए, उसमें आपको बताएं सेमीकंडक्टर के बारे में, सारा होल्स, इलेक्ट्रॉन, सारा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग आवेश के बारे में समझे, आवेश का कॉन्सेप्ट को समझे, आवेश का मात्रक समझे, सीरियस यूनिट को समझे, सबसे बड़ा मात्रक पूछे, और आवेश कौन सी राशि है? आवेश आपका अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। आवेश हमारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब आवेश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नियम जो कूलम साहब दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कूलम साहब। दो आवेश के बीच यदि बल लगेगा, ठीक है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, चलिए थोड़ा इसका बात करते हैं। तो दो यदि चार्ज समान चार्ज हो, दो समान चार्ज हो या दो समान चार्ज हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो इसको हम लोग लाइक चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? लाइक चार्ज यानी समान चार्ज। इसके बीच कौन सा बल लगेगा? इसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद करेंगे दो असमान चार्ज यानी अनलाइक चार्ज, चाहे माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? वही प्यार मोहब्बत यानी क्या आपका आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इसको याद रखिएगा। दो यदि समान चार्ज हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण, और दो आपका असमान चार्ज हो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ये जो बल लगेगा, बल की कितनी मात्रा लगेगा, इसको निकालने के लिए कूलम साहब ने दिए थे, ठीक है, जिस नियम को हमको विद्युत आवेश के लिए कूलम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के लिए कूलम का नियम कहते हैं। उस नियम को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो आपका कूलम का नियम होता है, ये नियम आपका 1785 ईस्वी में कूलम द्वारा दिए गए थे। ये जो नियम है, ये दो आवेश के बीच लगने वाला बल को निकालने के लिए है। ये बल जो होता है, ये हमारा केंद्रीय बल है, यानी सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंटर टू सेंटर। ऐसा नहीं क्या इसी करके बल लगेगा, इसी करके बल लगेगा, आपका सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, ठीक है। और आपका लीनियर एक ही लाइन पे फोर्स लगेगा, यानी सेंट्रल टू सेंटर। आप लोग समझ रहे प्रकार का कैसा बना? केंद्रीय यानी सेंटर ऑफ फोर्स है। आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रल फोर्स के बारे में क्लास 9th में, क्लास 8 में, सारा डिटेल है पढ़ने के लिए, 11th में भी है पढ़ने के लिए। ये आपका सेंट्रल फोर्स है। इसका कहना था कि ये दोनों आवेश
अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। आवाज पूरा कैच करता है, बोल लग रहा है कल हम रिकॉर्डिंग किए थे, आवाज आएगी पूरा। चलिए देखिए, ये आपका कैसा बल है, ये आपका एक प्रकार का केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंट्रल फोर्स लगता है। ये जो बल लगता है ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेश का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका परिमाण लेंगे, उसका गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। Q1 Q2 के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आवेश का जो गुणनफल जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा लगेगा, जितना कम गुणनफल होगा उतना कम बल होगा। जैसे हम बात करते हैं दोनों का गुणनफल करके, यदि दो आवेश है जिसका परिमाण को गुणा किए आपका 10 कूलम हो गया, एक और दूसरा दो आवेश है उसका परिमाण को गुणनफल किए 15 कूलम होगा। हम कहेंगे दोनों के बीच में किसके बीच ज्यादा फोर्स लगेगा, तो 15 वाला के बीच ज्यादा फोर्स लगेगा और 10 वाला के बीच कम फोर्स लगेगा। किसके रिस्पेक्ट में, 15 के रिस्पेक्ट में। ठीक उसी प्रकार ये दोनों के बीच यदि r दूरी पर है तो ये जो बल लगेगा दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितना ज्यादा दूरी उतना कम बल, जितना निकट रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, बल लगेगा। ये आपका कहना था किनका, कूलम का। कूलम का क्या नियम था, कूलम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए नियम दिए थे, उनका कहना था यदि दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका नियम है। यदि हम लोग बात करते हैं अब दोनों, इसको हम आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। दुनिया में जब भी समानुपाती हटेगा वहां पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे K आ जाता है, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर, K को हम लोग क्या कहेंगे, कूलम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कूलम नियतांक। क्या कहेंगे, कूलम नियतांक यानी कूलम कांस्टेंट कहेंगे। इसका मान कितना होता है, इसका मान 1/4πε0 इंटू εr होता है। कितना होता है, 1/4πε0 इंटू εr। यहाँ पे देखिए आपका दो गो नया सिंबल मिला होगा। ये सिंबल क्या है, आपका ε0 जो होता है, आप इसको समझिए। ε0 को हम लोग क्या कहेंगे, ε0 को कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इसको क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए दो आवेश के बीच जो बल लगेगा, ठीक है, ये जो बल हवा में कितना लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, आप लोग मोटा मोटी समझिए कि हवा में कितना बल लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि हवा यानी निर्वात यानी कि वैक्यूम में, हवा मतलब वैक्यूम समझिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद एप्सिलॉन आर को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन आर को हम लोग यहाँ पे कहेंगे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहेंगे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अपना हाथ आप चलाते हैं, हवा में चलाइएगा कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, यही आप पानी में चलाइएगा तो माध्यम चेंज किए, वहां पे क्या होगा, आपका रुकावट उत्पन्न होगा। वही आप क्या कीजिए, तेल ले लीजिए, तेल सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें हाथ डालिए, उसमें चलिए, वहां भी आपको अलग रुकावट उत्पन्न होगा। आप क्या कीजिए, घी ले लीजिए, घी डालडा, उसका डब्बा में हाथ डालिए, वहां हाथ चलाइए, वहां पे क्या होगा, वहां पे अलग रुकावट उत्पन्न होगा। यानी कि माध्यम में हमारा क्या हो रहा है, फोर्स जो हो रहा है वो हमारा जिस लगाते रुकावट कहिए, रुकावट आपका चेंज हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि ये दो आपका निर्वात में स्थित होगा या किस माध्यम में स्थित है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। अब हम लोग यदि बात करते हैं
यानी कि कूलम कांस्टेंट इसका मान कितना होता है, उसका होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसका यूनिट कहिएगा, यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। यानी कि यदि इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला निकल गया। किस चीज का फार्मूला, दो आवेश हमको दिया हो और उनका बीच का दूरी दे दिया हो तो दोनों के बीच कितना लगेगा, या इसका यदि आप वैल्यू पुट कीजिएगा निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान। यदि हम बात करेंगे एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, मोटा मोटी बात करते हैं निर्वात, VACCUM वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है आपका। यदि हम बात करेंगे मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यदि हम एयर के लिए बात करें फार्मूला क्या होगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान आपका 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल जीप पे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। F बराबर क्या होगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपका किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए आपका हो गया। इस फार्मूला, यही आपका फार्मूला दिए थे कौन, कूलम साहब फार्मूला दिए थे। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आपका बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ेंगे उसमें ज्यादा नहीं जानेंगे। आज आपका जितना पर्याप्त रहा, जहां तक हमको लगा सेटिस्फाइड, वहां तक आपको चार्ज के बारे में बताया। नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, यानी कि विद्युत धारा आपका स्टार्ट करेंगे। विद्युत के बारे में बताएंगे, किस तरह से विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि आपका विद्युत वाहक बल। उसके बाद विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, सारा चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में, यानी कि नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे आपसे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट